हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। अपने इस चैनल पर हम 71st बीपीएससी जो 13 सितंबर को होने वाली है, जिसके लिए 20 दिन से भी कम का टाइम बचा हुआ है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और उन्हीं पीवाईक्यूज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट को अपने बिल्ड कर रहे हैं। ओके, उस ऑर्डर में हमने क्या किया था कि बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लिए थे, कंसेप्ट देख लिए थे, सब कुछ कर लिया था डिटेल में। अगर आपको सब कुछ का ओवरऑल पूरा बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही थ्रू आपको प्रीलिम्स को अगर क्रैक करना है, कंप्लीट प्रीलिम्स आपका जो है 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो जाइए ऐप पर जाइए। मात्र 749 रुपीज़ के मिनिमम प्राइस में आप जो है फैसिलिटी अवेलेबल करिए। और क्योंकि इस समय ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है कि पीवाईक्यूज तो हमें करना ही करना, साथ में हमें रिवीजन भी करना। तो हमारा अप्रोच इसमें ये है कि हम इन्हीं पीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन भी करें, कंसेप्ट भी बिल्ड करें, और जो फर्दर जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज बहुत मैक्सिमम है, उनको हम क्या करें, पढ़ने की कोशिश करें। पीवाईक्यूज के ही थ्रू, स्पेशली नहीं, अलग से नहीं। अब अलग से पढ़ने का टाइम नहीं है। ओके, तो उस ऑर्डर में हमने केमिस्ट्री बायोलॉजी के लेक्चर कर लिए थे। फिजिक्स में हमने क्या किया था, लेक्चर नंबर 1 में मेजरमेंट एंड यूनिट किया था, जिसमें 14 क्वेश्चन थे। ठीक, अब उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्केल्स के जिसमें 10 क्वेश्चन है, उसको करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, मेजरमेंट और यूनिट में हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनकी यूनिट्स क्या होती है। तो एक तो वो थ्योरेटिकल वो हो गया कि हाँ, उसका वो मैथमेटिकल एस्पेक्ट हो गया। अब हम करेंगे उसको एक्सपेरिमेंटल, कि उसको हम मेजर कैसे करते हैं। जैसे हमने वेलोसिटी पढ़ा कि एक वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब देखेंगे कि वेलोसिटी को मेजर कैसे करते हैं। ठीक, पिछले लेक्चर में आपको बताया था वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ को कैसे कैसे मेजर करते हैं, या वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं, उसी तरीके से और जो फर्दर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बोलते हैं, उनको हम कैसे मेजर करेंगे। इस चैप्टर में हम वो देखने जा रहे हैं, उनकी डिवाइसेस को देखने जा रहे हैं कि हम किस डिवाइस से किसी पर्टिकुलर चीज को, किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। कोई डिवाइस तो चाहिए ना, आपको लंबाई मेजर करनी है तो 1 इंच टेप या सिंपल स्केल चाहिए होती है ना। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि सिंपल डेली लाइफ में जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी यूज में आती हैं, उनको हम मेजर कैसे करते हैं। ओके, तो इसी ऑर्डर में हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इस चैप्टर का नाम ऑब्वियसली आपको पता है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्केल्स। चैप्टर का क्या नाम है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्केल्स। इसमें कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट, फिर आ गया ना, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को बता रहा है कि मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ह्यूमिडिटी आपको पता ही है ना, किसी एटमॉस्फेयर में, किसी गैसेस के मिक्सचर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक, तो उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर बोलते हैं, या हाइग्रोमीटर बोलते हैं, या पायरोमीटर बोलते हैं, लैक्टोमीटर बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। मतलब इन 4 ऑप्शन, जो 5 ऑप्शंस में से है, उसमें से आपको बताना है। ठीक, द आंसर इज, व्हाट विल बी द आंसर इज। पहले देखते हैं हाइड्रोमीटर क्या होता है। हाइड्रोमीटर से हम मेजर करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव, आपको एक टेबल बना के दे दिया, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबको एक तरफ। रिलेटिव डेंसिटी, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसी सब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ही बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा या तैरेगा या फ्लोट करेगा, क्या करेगा वो। किस किस क्वांटिटी से हम पता करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी से। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकलती है, ऐसे आपको लाइटली बता दे रहा हूँ। सपोज किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, मान लिया ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमने निकाली, और उसको हमने वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। ठीक, ये ध्यान रखना कि वाटर की डेंसिटी हमको 4 डिग्री सेल्सियस पे लेनी है, इसी पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और किसी वाटर की डेंसिटी को हमने, क्या वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से बड़ी है तो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्जैक्टली 1 के बराबर है तो क्या होगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 से छोटी है तो क्या होगा। अगर ये उसके बराबर है, अगर सॉरी 1 से बड़ी है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। 1 से बड़ी होगी तो यानी कि वाटर की डेंसिटी क्या होगी, ये पूरी जो क्वांटिटी है ये 1 से तभी बड़ी होगी जब वाटर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम आर्किमिडीज से प्रिंसिपल से जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है पानी की डेंसिटी से, तो डूब डूब जाएगी। यानी कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से बड़ी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। 1 के बराबर है तो डूबता हुआ मतलब सिंक रहेगा लेकिन फ्लोट करेगा, सिंक होते हुए पानी के सरफेस पर लेकिन फ्लोट करेगा। ठीक, अच्छा, और एस जी अगर 1 से कम है, यानी अगर एस जी 1 के बराबर है, यानी वाटर की डेंसिटी और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बराबर है, तभी तो ये वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो वो सिंक करता हुआ फ्लोट करेगा, मतलब डूबता हुआ तैरेगा। और अगर एस जी अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा, ये तब तैरेगा। ठीक, अब ये 1 कब होगा, जब ये रेशियो 1 तभी 1 से कम तभी होगा जब वाटर की डेंसिटी क्या हो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज्यादा हो। ठीक, तो ये 2 केस आपको याद रखना है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के बराबर है, 1 के बराबर है तो सिंक करता हुआ फ्लोट करेगा।
मतलब आधा डूबा सतह पे तैरता रहेगा, समझ रहे हैं ना। और एस जी है 1 से है तो फ्लोट करता रहेगा, ओके। एस जी लेस देन 1 है तो फ्लोट करता रहेगा, ओके। तो हाइड्रोमीटर से तो हम रिलेटिव डेंसिटी नापते हैं। पायरोमीटर से हम क्या करते हैं कि पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर नापते हैं, वो टेम्परेचर जो नॉर्मल थर्मामीटर से, क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं मेजर किया जा सकता, जैसे 600 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके के टेम्परेचर को हम पायरोमीटर से मेजर करते हैं। लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं कि इससे हम एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी ही मेजर करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन हम दूध की ग्रेविटी मेजर करते हैं, इससे हमें पता चलता है मिल्क। अच्छा, हमको पता है कि मिल्क की एक खास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, अगर उस मिल्क में एक सफिशिएंट अमाउंट से ज़्यादा पानी मिला हुआ है तो हमको वो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो नहीं आएगी, तो हमको पता चल जाएगा कि दूध में क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। तो लैक्टोमीटर से एक्चुअली हम प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर करते हैं, प्योरिटी ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क में कोई मतलब जो नेचुरल वाटर होता है उससे ज़्यादा अलग से तो पानी नहीं मिलाया गया। तो आंसर हो जाएगा, अगर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, ओके। यही लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया कि आपको 2-3 टेबल दिए हैं शायद। टेबल 1 है ये। टेबल 1 में हम क्या देख रहे हैं कि वेदर, नेचुरल फिनोमेना और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उनको देख रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्या देख रहे हैं, वेदर को, नेचुरल फिनोमेना को, इंस्ट्रूमेंट और इन्वायरमेंट में जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको मेजर कर रहे हैं। उसी तरीके से कुछ इस टेबल 2 में हमने क्या किया, जो फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको देख रहे हैं, फिजिक्स इंजीनियरिंग में जो मेजरमेंट होता है उनको देख रहे हैं। उसी तरीके से टेबल 2 में भी यही है, थोड़ा ज़्यादा है टेबल। टेबल 3 में हम मेडिकल और बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक। तो एक एक करके सारे टेबल को देख लेते हैं। सबसे पहला टेबल वो है जिसमें हम वेदर, नेचुरल फिनोमिना और इन्वायरमेंट को देख रहे हैं। तो इधर हमने दिया इंस्ट्रूमेंट और इधर दिया है कि क्या मेजर करता है वो। तो हाइग्रोमीटर आपको बताया क्या मेजर करता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हाइड्रोमीटर मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ व्हाट, एयर। उसी तरीके से हाइड्रोमीटर क्या करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बताया कि वाटर के कंपैरिजन में किसी की डेंसिटी कितनी है, उसी को क्या बोलते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से बड़ी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से बड़ी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के बराबर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1 से कम है, 1 से कम है, तो कंडीशंस आपको बताई हमने, ठीक। मैंने बताई आपको। लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं, चूंकि पर दूध के केस में है तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि प्योरिटी ऑफ मिल्क को हम करते हैं। पायरोमीटर हो गया हाई टेम्परेचर। थर्मोमीटर से नॉर्मल टेम्परेचर जो मेजर होता है, बॉडी का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वगैरह। बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है ना कि एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है 746 mmHg का, ठीक। मैनोमीटर से हम गैस के प्रेशर को मेजर करते हैं क्लोज्ड वेसल में। किसी क्लोज्ड वेसल में, जैसे हमारे सिलेंडर में तो लिक्विड लिक्विड भरा होता है, गैस नहीं भरी होती है, लेकिन वो कंटेनर जिसमें गैस भरा होता है उसमें हम क्या करते हैं, मैनोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, गैस के प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक। एनीमोमीटर क्या होता है, अगली चीज क्या है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर मेजर्स विंड स्पीड, हवा की स्पीड। आप देखते होंगे कि अक्सर जहाँ तूफान वगैरह आते हैं तो ऐसे ऐसे करके एक लगा होता है, वो घूमता रहता है, तो वही क्या होता है, एनीमोमीटर होता है, ठीक। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर इज विंड स्पीड। अल्टीमीटर, एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई, तो अल्टीमीटर क्या होता है, हाइट को, जो हम सी लेवल से हाइट मेजर करते हैं। जैसे जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है तो आप देखते होंगे एक उसमें लगा रहता होगा, डायल लगा होता है जिसमें अल्टीमीटर लिखा रहता है, ठीक। वो अल्टीट्यूड बताता है ऊंचाई, ऐसे ऐसे कितनी ऊंचाई है। सेस्मोग्राफ से ऑब्वियसली आपको पता है ना, अर्थक्वेक की वेव्स और इंटेंसिटी मेजर करते हैं। अर्थक्वेक क्या है, रिक्टर पैमाने पर, ये सब जो आपने पढ़ा होगा, मरकाली स्केल पढ़ी होगी, हाँ, ठीक। तो किससे मेजर करते हैं हम, सेस्मोग्राफ से। अर्थक्वेक की वेव की इंटेंसिटी मेजर करते हैं। अर्थक्वेक से वेव निकलती है ना, पी वेव, एस वेव, एल वेव, बॉडी वेव, सरफेस वेव, ये सब निकलती है ना, तो उसकी हम सेस्मोग्राफ से मेजर करते हैं। पल्वियोमीटर, रेन गेज, जो आपको होता है ना कि आज 10 सेंटीमीटर बारिश हुई, राजस्थान में 5 सेंटीमीटर से भी कम सालाना बारिश होती है, तो वो हम किससे मेजर करते हैं, रेन गेज से मेजर करते हैं, ठीक। उसको बोलते हैं पल्वियोमीटर। क्या बोलते हैं, प्लवियोमीटर, एक्चुअली प्लवियोमीटर। उसी तरीके से पायरेनोमीटर क्या होता है, सोलर रेडिएशन, जो सूरज से रेडिएशन आ रहा है उसको हम मेजर करते हैं पायरेनोमीटर से। बोलोमीटर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, हीट और इंफ्रारेड रेडिएशन। हीट और इंफ्रारेड रेडिएशन, सॉरी दिख रहा है ना आपको, हीट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन मेजर करते हैं किससे, बोलोमीटर से, ओके। पायरेनोमीटर से क्या मेजर करते हैं, सोलर रेडिएशन। पल्वियोमीटर से क्या मेजर करते हैं, रेनफॉल वगैरह मेजर करते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टेबल पे। टेबल क्या है, इस टेबल में हम फिजिक्स इंजीनियरिंग के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी मेजरमेंट को देख रहे हैं, ठीक। तो टैकोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, रोटेशन की स्पीड मेजर करते हैं कि 10 आरपीएम, 40 आरपीएम, 4000 आरपीएम, जिस आरपीएम से आपका पंखा या गाड़ी का पहिया जो भी रोटेट कर रहा है उसको किससे मेजर करते हैं, टैकोमीटर से। ओडोमीटर से हम डिस्टेंस, गाड़ी में कितनी दूरी चल चुकी है गाड़ी, उसको मेजर करते हैं। स्पीडोमीटर से हम क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड मेजर करते हैं। एमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। एमीटर से क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट मीटर से ऑब्वियसली वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वोल्टेज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ओ ओम मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ओम ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो ओम मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर से, इसको और कुछ बोलते हैं, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर से क्या बोलते हैं, स्मॉल अगर इलेक्ट्रिकल करंट है तो हम उससे
गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली मेनली इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करना कठिन है, तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर डिवाइस हम वोल्ट मीटर का ही यूज़ करते हैं। ज़्यादा बार हम किसका यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर का। इलेक्ट्रिक चार्ज ही एक तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताता है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करना फिजिक्स में एक तरीके का सबसे कठिन काम है। डायनेमोमीटर से क्या मेजर करते हैं? फोर्स, टॉर्क या पावर मेजर करते हैं। डायनेमोमीटर से फोर्स, टॉर्क या पावर को मेजर करते हैं। ओके, गाड़ी में आप जब गाड़ी खरीदने आएंगे तो बताता है कि गाड़ी की टॉर्क 10 न्यूटन मीटर है, तो क्या बताती है? वो किससे मेजर होकर आया है? डायनेमोमीटर से। अगला है फिर से वही टेबल, जो बाकी बचे हुए इंस्ट्रूमेंट है किसके? फिजिक्स इंजीनियरिंग और फिजिक्स इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको देखना है। उसी तरीके से अगला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास पोलैरीमीटर। ये क्या करता है? एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ पोलराइज लाइट। दो तरीके की लाइट होती है, नॉर्मल लाइट और एक क्या होती है? पोलराइज लाइट। ठीक, नॉर्मल लाइट क्या होती है कि हर डायरेक्शन में, आपको पता है कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन ईएम वेव। आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि 70% फिजिक्स, सिर्फ 70% ऑफ फिजिक्स इज दिस कॉन्सेप्ट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस सिंपल कॉन्सेप्ट इज 70% ऑफ फिजिक्स। 70% फिजिक्स की जो सिर्फ और सिर्फ, अगर आप हायर फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी कहानी इसी पर घूमती है। लाइट क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के खास तरीके के सुपरपोजिशन या इंटरप्ले से बनी होती है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर क्या करते हैं? रोटेट करते रहते हैं एक दूसरे के ऐसे 90 डिग्री पर। सॉरी, गलत बना दिया मैंने, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया मान लिया। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस पर ये जा रहा है और इधर जेड एक्सिस है, तो इस पर क्या हो रहा है? ये वाला जो है, ये मान लिया ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और ये वाला जो है, ये वाला, ये मैग्नेटिक सिग्नल है। ठीक, तो इन्हीं दोनों के जो है, इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। नॉर्मल केसेस में क्या होती हैं कि ये सारे नॉर्मल लाइट जो होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है। पोलराइज लाइट में वो फिक्स डायरेक्शन में मूव करती है। ओके, इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। ध्रुवीकरण हो गया, एक ध्रुव बन गया है लाइट का, समझ रहे हैं? ठीक, उसी तरीके से अगला क्या है? कोलोरीमीटर से हम इंटेंसिटी ऑफ कलर की मेजर करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दे दिया। स्पेक्ट्रोमीटर से, अब चूंकि स्पेक्ट्रोमीटर का हम क्या करते हैं? वेवलेंथ ऑफ लाइट या स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ को मेजर करते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं कि हर एक जो केमिकल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट है, वो गर्म करने पर, हीट होने पर एक स्पेसिफिक कलर निकालते हैं। गर्म होने पर हाइड्रोजन अलग कर निकालेगा, हीलियम अलग, सोडियम अलग। ठीक, तो वो कलर ही उनकी क्या बताते हैं? पहचान होते हैं। हम कलर देखकर जैसे मान लिया हम तारे का क्या लेते हैं? एक डिवाइस होता है जो स्पेक्ट्रोमीटर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोमीटर हम देखेंगे तब किसी तारे को और देखेंगे कि ब्लू कलर है तो हमको पता चल जाएगा हाँ इसमें कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है। ठीक, सोडियम है तो क्या, जैसे कुछ खास लाइन मिली तो उसमें सोडियम है उस तारे में। ठीक, उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर से हम जो निकलने वाली लाइट होती है उसका वेवलेंथ पता करते हैं। और वो वेवलेंथ ऑफ लाइट हर एलिमेंट के लिए क्या है? अलग अलग है, यूनिक है। तो इसीलिए हम वेवलेंथ को पहचानते हुए हम अंदर जो तारे के अंदर या किसी दूर किसी चीज़ के अंदर कौन सा एलिमेंट से वो बना हुआ है तो हम पता कर सकते हैं किससे? उसकी वेवलेंथ का एनालिसिस करके। उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस। उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम एनालिसिस। तो जिससे करते हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस वो डिवाइस कौन सी है? स्पेक्ट्रोमीटर है। जिससे स्पेक्ट्रम एनालिसिस हम करते हैं वो डिवाइस है स्पेक्ट्रोमीटर है। उसी तरीके से माइक्रोमीटर, अगर बहुत पतली मोटाई मेजर करनी है आपको, जैसे बाल की तो नहीं यार, थोड़ी बहुत एक थिक पेपर है, सफिशिएंटली थिक पेपर, और उसकी थिकनेस पता करनी है आप, तो आपने अपने नॉर्मल स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते। उसका लीस्ट काउंट तो बस कम होता है, 1 मिलीमीटर ही होता है, तो उससे तो मेजर होता नहीं। वो 1 मिलीमीटर से भी कम होते हैं। तो वो मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? माइक्रोमीटर चाहिए होता है। अगर हमको क्या मेजर करना है? अगर हमको डायमीटर मेजर करना है, सपोज करते हैं एक रॉड है, इसकी डायमीटर मेजर करनी है, तो हमको क्या चाहिए होता है? वर्नियर कैलिपर चाहिए होता है। ठीक, उसी तरीके से इडियोमीटर है, वॉल्यूम मेजर करते हैं। फोटोमीटर इंपॉर्टेंट है, उसे हिस्ट्री ऑफ लाइट मेजर करते हैं। सोनोमी ये नेफ्लोमीटर से टर्बिडिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड कितना टर्बिड है वो मेजर करते हैं। ठीक, सोनोमीटर से हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग की वाइब्रेशन मेजर करते हैं। सीआरओ अब तो नहीं यूज़ होता, लेकिन उससे हम क्या यूज़ होता है पर उतना नहीं, नई डिवाइसेज आ गई हैं। सीआरओ से हम क्या यूज़ करते हैं? वेव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिग्नल का वेव फॉर्म अलग अलग होता है, तो हम सीआरओ से पता करते हैं। जैसे कुछ स्क्वायर वेव होती हैं, कुछ साइन वेव होती हैं। ठीक, तो वो एक तरीके का क्या है? सीआरओ होती हैं। जो पहले पिक्चर ट्यूब आती थी ना, पहले बड़ी सी पीछे जो टीवियाँ होती थी बड़ी बड़ी होती थी, तो पिक्चर ट्यूब जो लगा होता था वो एक तरीके का क्या होता था? सीआरओ ही होता था। रेडार से हम क्या मेजर करते हैं? किसी की डिस्टेंस, स्पीड मेजर करते हैं, लेकिन किस चीज़ का यूज़ करके? रेडियो वेव्स का। यही याद रखना आपको, रेडार में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? रेडियो वेव्स का। ओके, अब आते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट पे देखते हैं। ठीक, स्पिग्नोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर है। ओके, स्पिग्नोमैनो जो आला होता है, सॉरी ब्लड प्रेशर वाला जो होता है। ठीक है,
स्टेथोस्कोप से हम क्या मेजर करते हैं, हार्ट बीट मेजर करते हैं, पल्स साउंड, ये जो डॉक्टर लोग लगाए नहीं रहते हैं गले में, वो है स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर। ओके। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट मेजर करते हैं। आपको पता है ना, कार्डियो शब्द या कार्डियो शब्द कहीं आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, हार्ट होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, तो इंसेफ्लॉन मतलब होता है ब्रेन, इंसेफ्लॉन मतलब होता है ब्रेन। ठीक। ठीक, तो हम ईईजी से क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन मेजर करते हैं। ठीक। सेलिनोमीटर से हम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन, ब्लड वगैरह में कितना सॉल्ट है उससे मेजर करते हैं। ठीक, सेलिनोमीटर से। विच इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल सोनार टेक्नोलॉजी यूजेस, कौन सी, किस स्केल नहीं होगा, कौन सी वेव होगा, कौन सी वेव को या किस चीज़ को सोनार टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। एक्सरे। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है कोई जानता है, सोनार का फुल फॉर्म, साउंड, आपको बताना है सोनार का फुल फॉर्म, अगर सोनार का फुल फॉर्म पता होगा तो शायद आप बता ले जाएं। ठीक। या कई 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 जैसे रडार का फुल फॉर्म पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है आपसे, लेज़र का फुल फॉर्म। एक्चुअली जब लेज़र स्टार्ट हुआ तो उसका फुल फॉर्म बनता था लूज़र, तो ये चूंकि ख़राब लगता था सुनने में तो इसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया लेज़र में। ठीक, ज़बरदस्ती नहीं, थोड़ा सा ट्रिक करके, लेकिन इनिशियली लेज़र का फुल फॉर्म जो होता था लूज़र होता था। और जाके हिस्ट्री ऑफ लेज़र पढ़िएगा, देखिएगा। ठीक, रेडार होता है, लेज़र होता है, उसी तरह सोनार होता है। ठीक। तो पूछ रहा है सोनार में हम किस वेव का यूज़ करते हैं, एक्सरे वेव का यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड वेव का यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं, नन ऑफ द, ना एक्सरे का यूज़ करते हैं, ना इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव का भी नहीं यूज़ करते हैं, नन ऑफ दी अबव। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। एक्चुअली सोनार, सोनार में हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव का, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज़ करते हैं, साउंड वेव। ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट की वेव है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये अल्ट्रासोनिक क्या है, साउंड वेव है। ठीक है। साउंड को, ध्वनि को फ्रीक्वेंसी के आधार पर तीन पार्ट में बांटा जाता है, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, इंफ्रासोनिक होती है, ये हमें सुनाई नहीं देती है। वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक होते हैं, ये भी हमें नहीं सुनाई देते हैं। पर वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होती है, वही हमको सुनाई देते हैं, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑडिबल। तो वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उसका हम यूज़ करते हैं सोनार में। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है, साउंड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, साउंड, एसओ से साउंड है, ठीक, एन से नेविगेशन है, ए से एंड, आर से क्या है, रेंजिंग है। नेविगेट करते हैं, नेविगेट मतलब होता है घूमना इधर उधर, और रेंज पता लगाना। ठीक, तो उससे हम क्या करते हैं, वो कौन सी डिवाइस है, सोनार, और कौन सी वेव का यूज़ करती है, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करती है। ठीक, साउंड नेविगेशन एंड रेंज, इट यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव। एक्सरे में, एक्सरे में किस चीज़ में यूज़ होता है, एक्सरे का मेडिकल में, सिक्योरिटी स्कैनर में, जो आप मेट्रो वगैरह में जाते हो तो सिक्योरिटी स्कैनर होता है, उसमें एक्सरे लगा होता है। इंफ्रारेड वेव से हम जो रिमोट कंट्रोल होता है हमारे घर टीवी में, थर्मल इमेजिंग में यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव्स रडार में, कम्युनिकेशन में, ओवंस में, रडार में जो यूज़ होता है माइक्रोवेव यूज़ होता है, या रेडियो वेव भी यूज़ होता है रडार में, रेडियो वेव। ओके। कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, अवंस में यूज़ होता है, सोनार आपको बताया ही। ये आपको दे दिया है कि टेक्नोलॉजीज, साउंड और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं। साउंड वेव से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है उसकी टेबल है। इसमें किस किस वेव का यूज़ किया जा रहा है, साउंड वेव का। साउंड वेव आपको बताया तीन पार्ट में, कौन कौन सी, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ऑडिबल। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो आपको पता ही है ना, कि नहीं पता, स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या कहाँ से होता है, रेडियो वेव्स होती है। ठीक, रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स होती है। उसी तरीके से फिर क्या होती है, इंफ्रारेड वगैरह होती है, अल्ट्रावायलेट होती है। इंफ्रारेड यहाँ विजिबल भी होती है, विजिबल होती है, फिर सॉरी विजिबल इसके बाद होती है, विजिबल होती है, यूवी होती है, एक्सरे होती है, गामा रेज होती है। ठीक, तो पढ़िए आप। ठीक, यहाँ देखिए जरा, सोनार से आपको बताया ही है, रेडार बताया, रेडार में माइक्रोवेव या रेडियो वेव का यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट में, वेदर फोरकास्टिंग में, स्पीड में, गन्स में। लीडार नया टेक्नोलॉजी है, इसमें लेजर का यूज़ करते हैं, लेजर लाइट का आप करंट अफेयर वगैरह में पढ़ते होंगे। एक्सरे मशीन में हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। एक्सरे हैं क्या, ईएम वेव्स हैं। एक्सरे क्या है, आपको बताया ना, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। मेडिकल इमेजिंग, सिक्योरिटी स्कैनर्स में, एमआरआई करने जाते हैं तो उसमें रेडियो वेव्स होता है एमआरआई में। ध्यान दीजिए, एमआरआई और सीटी स्कैन आपको अलग अलग अंतर समझना है। एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा के हम डिटेल्ड बॉडी इमेजेस लेते हैं। ध्यान दीजिए, एमआरआई में एक्सरे नहीं यूज़ होता, अक्सर ये क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है।
डिटेल बॉडी इमेज, आपको 3D इमेज चाहिए तो हम किसका यूज़ करते हैं, एमआरआई का। सीटी स्कैन या कैट स्कैन बोलते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी, कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी, उसमें एक्सरेस का यूज़ करते हैं। अच्छा, इससे केवल बॉडी इमेजेस निकलता है, इससे 3D क्रॉस सेक्शनल बॉडी इमेज निकलता है। क्रॉस सेक्शन आप समझ रहे हैं, जैसे हाथ है, ये हाथ का काट के यहाँ पे पार्ट है, या ब्रेन है तो ब्रेन का ये क्रॉस सेक्शन। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, इससे इंफ्रारेड रेडिएशन, नाइट विजन वगैरह रात में देखने के लिए। इंफ्रारेड क्या होता है कि इंफ्रारेड हीट की वजह से, जो हीट की वजह से रेडिएशन निकलता है वो इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड हीट मेनली वजह, तो क्या होता है कि मान लिया कोई जैसे मान लिया एकदम रात है और यहाँ कोई जानवर है, तो जानवर क्या होते हैं, ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं जो रात में जंगल में घूमते हैं, टाइगर लायन वगैरह, तो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं ना, वार्म ब्लडेड। क्या होता है, उनकी गर्मी होती है, तो अगल बगल वो इंफ्रारेड निकालते रहते हैं, तो इधर तो अलग कलर का दिखता है जो बैकग्राउंड है, यहाँ कोई जानवर नहीं है, लेकिन जहाँ जानवर है वो जानवर की शेप का दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि उसी शेप का क्या निकलता है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है। थर्मोग्राफी करते हैं, थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर से हम ग्राफ कर रहे हैं, टेम्परेचर से हम किसी का फिगर, किसी का चित्र पता कर रहे हैं, तो इंफ्रारेड थर्मोग्राफी होता है। उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही क्या है, पार्ट है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड आपको बताया, सोनोग्राफी करते हैं। ओके, कुछ और यहाँ पर है, माइक्रोवेव अमन है, फोटोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर आपको पीछे बताया है कि लाइट का स्पेक्ट्रम मेजर करते हैं, ठीक। थर्मामीटर, ये बैरोमीटर है। गाइगर मुलर काउंटर, इससे हम रेडिएशन पता करते हैं। गाइगर मुलर काउंटर ये इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है कि कहीं मान लिया आप, जो फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था ना, फुकुशिमा डिजास्टर, वहाँ साइंटिस्ट हमेशा ये लेकर घूमते रहते हैं कि कहीं रेडिएशन बढ़ तो नहीं रहा। ये क्या करते हैं, अल्ट्रा जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है उसको मेजर करता है। साइस्मोग्राफ आपको बताया है, उसको एक मेजर करता है। 1 किलोमीटर का कितना मतलब होता है, तो इतना तो आपको पता होगा कि 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर होता है, ठीक, 1000 मीटर होता है। जरा डिस्टेंस के रेंज को देख लेते हैं, ठीक। ये फर्मी है, फर्मी से बड़ा होता है पिको। फर्मी एक तरीके का अभी नॉर्म सबसे छोटा, अभी इससे भी छोटे होते हैं, अभी देखेंगे एक क्वेश्चन में, लेकिन अभी ध्यान देते हैं फर्मी। फर्मी में होता है, एक फर्मी में 10⁻−15 मीटर होता है, ठीक। उसी तरीके से एक पिकोमीटर में 10⁻−12 होता है। फिर नैनोमीटर में क्या होता है, 1 नैनोमीटर में 10⁻, मेरे ख्याल से 9 होता है। फिर 10⁻6 मीटर होता है, फिर 10⁻3 मीटर होता है, देख रहे हैं। तो लगातार हम क्या कर रहे हैं, 3 3 के उससे कम होते जा रहे हैं, ठीक। फिर यहाँ सेंटीमीटर आ गया, फिर सेंटीमीटर मीटर तो जानते हैं, फिर किलो आ गया, मेगा गीगा ज़्यादा नहीं जानना, ये आपको ये जानना है, एयू। एयू क्या है, एयू जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होती है, ये सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, यहाँ सन है यहाँ अर्थ घूम रहे, इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है, यहाँ अलग डिस्टेंस पर है सन, यहाँ अलग डिस्टेंस पर, इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में लाइट ईयर जो है, एक साल में लाइट जितनी ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। पार्सेक क्या होता है, पार्सेक जो है, 1 पार्सेक मेरे ख्याल से 3.2 लाइट ईयर होता है, एक बार चेक करिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक। 1 पार्सेक, ओके, 3.2 लाइट ईयर। तो डिस्टेंस नापने की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, पार्सेक। और अभी सबसे छोटी यूनिट क्या है, फर्मी है। फर्मी न्यूक्लियस की साइज आ जाती है, ठीक। एटम का जो न्यूक्लियस होता है इस रेंज में पड़ता है, ठीक। तो इसलिए हमको अलग अलग यूनिट चाहिए होता है, क्योंकि बहुत फिजिक्स में हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं ना, इंटायर यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, तो हमको एक रेंज ऑफ क्या चाहिए होता है, यूनिट्स की चाहिए होता है। अब हम क्या किलोमीटर में, तो एटम छोटा सा होता है, उसको किलोमीटर में तो मेजर नहीं करने जाएगा ना कि 0.0000 लगाते जाइए और फिर इतने किलोमीटर का एटम होता नहीं, तो उससे हमको छोटा यूनिट चाहिए होता है। आप अपने टूथब्रश की लंबाई किलोमीटर में तो नहीं मेजर करते हैं ना, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। और भी चीज़ों की लंबाई कितने मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं कि किलोमीटर में। तो अलग अलग, चूंकि फिजिकल ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और फिजिक्स अलग अलग लेवल पर काम करती है, तो इसलिए हमको अलग अलग टाइप के क्या चाहिए होते हैं, यूनिट चाहिए होते हैं, ठीक। अब यही आप ग्राम वगैरह में भी कर सकते हैं, आप पिको लगा दिया तो पिकोमीटर हो गया, पिकोमीटर, नैनोग्राम हो गया, माइक्रोग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया, फिर जहाँ मीटर है वहाँ क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ओके। ये यही चीज़ आपको वेट मास में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। ये आप जैसे पिकोग्राम है, तो अगर 1 पिको मीटर में 10⁻−12 मीटर होता है, तो 1 पिकोग्राम में क्या होगा, 10⁻12 किलोग्राम होगा, ओके। पूछा है अगला क्वेश्चन है, ये 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻12 ग्राम। यहाँ मैंने किलोग्राम लिख दिया है क्या, नहीं, यहाँ ग्राम होगा, ओके। यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर है, यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम होगा, ओके। 10⁻12 ग्राम्स, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, बताइए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, पीछे आपको बताया टेबल में देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ये जो टेबल दिया ना पीछे आपको, ये एक सेकंड दिखाई देता हूँ आपको, नहीं यहाँ कहेंगे कि इससे बता रहे हैं। ये देखिए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज में। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, यही गलत है इसमें भी, देखिएगा।
गैल्वेनोमीटर हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखा था, नहीं हमने क्या देखा था, स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट, साथ साथ ये करंट की डायरेक्शन भी बताता है, तो ये गलत है, ये मैच नहीं है। वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक है। एमीटर से पीछे टेबल जाके देखिए इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियोमीटर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मेजर करते हैं, ईएमएफ, ये भी सही है, ठीक। गैल्वेनोमीटर से हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं बल्कि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, और पोटेंशियोमीटर से हम ईएमएफ मेजर करते हैं। और एक और मेथड, एक नल मेथड होता है, जानने की जरूरत नहीं क्या है, उससे वो हम यूज़ करें तो हम उससे पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, तो आंसर होगा हाँ। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दो डिवाइसेस से मेजर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, पोटेंशियोमीटर से और वोल्ट मीटर से क्या मेजर कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम सिर्फ और सिर्फ किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से। वोल्ट मीटर से हम ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते, हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, सही बात है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में। आपके पंखे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है तो पंखा मैकेनिकल मोशन करने लगता है ना, तो किस इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। मोटर चलाया आप और पानी क्या हो जाता है, मूव करने लगता है, ग्राउंड से टंकी में जाने लगता है, तो वो मैकेनिकल मोशन तो हुआ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। सेफ्टी फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। घरों में फ्यूज लगा होता था, अब तो नहीं उस तरीके से नहीं लगाता, अब तो सीधा एमसीबी आ गई है, पहले फ्यूज लगे होते थे, अभी भी लगे होते हैं, तो वो क्या होता है कि एक हद से ज़्यादा स्विच पावरफुल करंट फ्लो करती है तो फ्यूज गल जाता है। ऐसे फ्यूज दो तार लगे होते हैं, ठीक, एक यहाँ एक यहाँ। अब ये टूट जाएगा तो सर्किट ब्रेक कर जाएगी, ये टूटेगा कब, ये जब हाई करंट जब इसमें फ्लो कर जाएगा, एक रेंज से ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा तो ये गल जाएगा और सर्किट ब्रेक कर जाएगी, पूरी जगह लाइट क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो हीट होती है किसी तार में, किसी वायर में जो हीट होती है वो होती है आई स्क्वायर आर टी, आई के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। अगर आई थोड़ा सा भी बढ़ गया, आई 2 बढ़ गया तो एच 4 बढ़ जाएगी, आई 4 बढ़ गया तो एच 16 बढ़ जाएगी। तो ज़रा सा भी इलेक्ट्रिकल करंट में फ्लक्चुएशन हुआ तो हीट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये तार क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो फ्यूज जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट पर काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, जिसको फैराडेज लॉ बोलते हैं, फैराडेज लॉ, ठीक। तो इसमें तीनों सही है, तो मोर देन वन ऑफ दी अब, यही आपको पीछे बताया। व्हाट डज ऑडियोमीटर मेजर, ऑडियोमीटर क्या मेजर करता है, तो नाम से ही लग रहा है कि क्या मेजर करता है, साउंड इंटेंसिटी मेजर करता है। टाइम इज मेजर्ड इन अ क्लॉक बाई, क्वार्ट्ज क्रिस्टल से होता है, डायमंड क्रिस्टल से होता है, लेड से होता है कि स्टील से होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल से होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में एक खास प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक खास इफेक्ट शो करता है जिसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक, पीजो मतलब होता है प्रेशर, ठीक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, किसी क्रिस्टल पर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उस पर प्रेशर पड़ता है और वो वाइब्रेट करने लगता है। और खास बात, क्वाड सभी जो जितने भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हैं वाइब्रेट करते हैं, लेकिन क्वाड एक ऐसा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है जो एक फिक्स वाइब्रेशन होती है। तो अगर वाइब्रेशन फिक्स है यानी कि फिक्स टाइम में कोई चीज़ हो रही है, फिक्स है, तो उससे हम समय का हम मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो क्लॉक होती है उसमें क्या होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगी वाली क्लॉक जो होती हैं, जिन क्लॉक्स में क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज होता है, वो हर सेकेंड, हर मंथ बस 1 सेकंड पीछे होती हैं। हर 1 महीने में 1 सेकंड उनका टाइम गड़बड़ होता है, फिर उसको समझ रहे हैं ना, बहुत इफेक्टिव होती हैं। उनसे इफेक्टिव क्या होती हैं, एक 10 लाख साल में एक बार टाइम 1 सेकंड पीछे होगा, वो क्या है, 1 सेकंड पीछे होगा, 1 सेकंड। वो कौन सी क्लॉक है, एटॉमिक क्लॉक होती है, उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल नहीं लगा बल्कि सीजियम के एटम लगे होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। वो एटम नहीं वाइब्रेट करते हैं बल्कि उनसे एक फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव निकलती है, माइक्रोवेव, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी फिक्स है, कुछ ना कुछ टाइम मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ फिक्स होनी चाहिए, तभी तो टाइम मेजर हो पाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई हमको फिक्स क्वांटिटी चाहिए जो कि जिसमें वेरिएशन ना होता हो, उसी को हम देख करके टाइम का मेजरमेंट करते हैं। तो अब जो क्वार्ट्ज की क्रिस्टल की वाइब्रेशन फिक्स है तो हम क्या कर लेते हैं, उससे हम टाइम मेजर करते हैं। हम देख रहे हैं कि सीजियम एटम में जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो उससे भी ज़्यादा फिक्स है, तो हम जहाँ प्रिसाइज हमको टाइम का मेजरमेंट करना होता है वहाँ हम एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते हैं। जैसे जीपीएस वगैरह में जो सेटेलाइट, जीपीएस सेटेलाइट घूमती रहती है, उसमें क्या होता है, एटॉमिक क्लॉक लगी होती है, ओके। वन जेप्टो, अब देखिए आपको पीछे बताया था कि फर्मी सबसे छोटा है ना, लेकिन अगर और नीचे जाएंगे हम तो उससे हमको मिलेगा जेप्टो। जेप्टोमीटर एक पूरा टेबल आपको दिया है। मेट्रिक प्रीफिक्सेस फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, फर्मी से भी छोटी। फर्मी आपको बताया था, एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी एटम का न्यूक्लियस। अब एटम के न्यूक्लियस से भी छोटी फिजिक्स होती है, उससे भी हम नीचे रेंज में जा सकते हैं। पूरा यूनिवर्स और 10⁻15 मीटर से भी नीचे जा सकते हैं, ठीक। तो उसको बोलते हैं, वो उससे नीचे के, उसको बोलते हैं, उसका एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं सब फर्मी रेंज। सब फर्मी रेंज यानी फर्मी से भी जो नीचे चीजें हैं वो क्या है, वो क्वांटिटीज हम देख रहे हैं, सब फर्मी या सब फेम्टो, ठीक।
जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ना, एटम से भी जो नीचे होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जो फर्मी या फेम्टो से भी नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, सब फेम्टो डिस्टेंसेज होती हैं। आप 2023 या 24 में, 2023 में शायद ऑटो सेकेंड फिजिक्स बोलते हैं, एक फिजिक्स होती है जिसमें बोलते हैं ऑटो सेकेंड फिजिक्स, उसी के लिए किसी को नोबेल प्राइज मिला था, देखिएगा मैं नाम भूल गया, ऑटो सेकेंड फिजिक्स, मतलब वो फिजिक्स जिसमें टाइम जो है 10⁻⁻18 सेकेंड से भी छोटे में मेजरमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑटो सेकेंड फिजिक्स। ओके, तो फेम्टो में कितना होता है, पीछ फर्मी, फेम्टो यानी फर्मी, फेम्टो ही फर्मी होता है, ध्यान दीजिए, फेम्टो ही क्या होता है, फर्मी होता है। और निको फर्मी इटली के फिजिसिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा है फर्मी, ठीक। फेम्टो क्या होता है, 10⁻⁻15 रेंज देखना है, जो भी मीटर हो जो भी हो। ऑटो में क्या होता है, 10⁻⁻18 और छोटा हो गया। जेप्टो में होता है 10⁻⁻21 और योक्टो में क्या होता है 10⁻⁻24। जरा देख लेते हैं कौन कहाँ पर यूज होता है। जैसे फेम्टो, एक फेम्टो सेकंड में 10⁻15 सेकंड होता है। ये मॉलिक्यूल जो वाइब्रेशन करते हैं वो इस रेंज में करते हैं, केमिकल रिएक्शन इस रेंज में होती है। ऑटो सेकंड या एएस जिसको बोलते हैं 10⁻18 सेकंड होता है, एक ऑटो सेकंड में 10⁻18 सेकंड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन के मोशन को अल्ट्रा फास्ट लेजर, इसीलिए अल्ट्रा फास्ट लेजर के लिए 2023 में शायद नोबेल प्राइज मिला था, 2023 या 22 में, ठीक है। उसी तरीके से जेप्टो सेकंड, जैसे लाइट मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल को पार करने में लाइट को जितना टाइम लग रहा है मॉलिक्यूल को पार करने में, उसको बोलते हैं वो टाइम किस रेंज में आता है, जेप्टो सेकंड में। उसी तरीके से योक्टो सेकंड में क्या होता है, पार्टिकल कोलिजन, जब आप जैसे लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर का नाम सुना होगा आपने, वो पार्टिकल जितनी देर के लिए कोलाइड होते हैं वो इतने रेंज में आता है, किसमें, वो 10⁻⁻24 सेकंड की रेंज में कोलाइड करते हैं, ठीक। तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, योक्टो सेकंड बोलते हैं, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक इज 2 सेकंड, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक इज 2 सेकंड। ओके, टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे पेंडुलम क्लॉक है ना, घरों में जो पेंडुलम होती है, वो ये इसका मिड पोजीशन है, वो यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर यहाँ। तो ये पूरा होने में, जैसे यहाँ गई तो यहीं तो टंग तो जाएगा नहीं पेंडुलम, यहाँ आएगा, यहाँ भी रुक नहीं जाएगा, आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ आएगा, समझ रहे हो, तो ऐसे क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। तो फिर से बता दूं आपको, नहीं कहेंगे, समझ रहे टाइम पीरियड क्या होता है, एक फुल मोशन कंप्लीट करने को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और वो टाइम पीरियड पूछ रहा है पेंडुलम कितना टाइम लेता है उस फुल मोशन को करने में। पेंडुलम है, पेंडुलम को यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ आया, तो ये दूरी चलने में जो टाइम लगा उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और इस ये कितना होता है, 2 सेकंड लगता है, 2 सेकंड लगता है पेंडुलम क्लॉक। तो इसका आधा चलने में कितना लगेगा, 1 सेकंड। इसका पूरा चलने में 2 सेकंड लग रहा है, तो इसका आधा चलने में 1 सेकंड, तो 1 सेकंड ही वो टिक होते हैं, जो टिक टिक करता है ना क्लॉक, वो 1 सेकंड, वही है 1 सेकंड, ठीक। लेकिन टाइम पीरियड उसका 2 सेकंड होता है, लेकिन टिक कितने का होता है, टिक 1 सेकंड का होता है, ठीक। वैसे क्लॉक या वैसे पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 4 सेकंड 5 सेकंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पेंडुलम जिनका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, जिनका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, उनको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम, नाम याद रखिएगा, स्पेशल नेम है। टाइम पेंडुलम का कुछ भी टाइम हो सकता है, कुछ पेंडुलम ऐसे गए धीरे धीरे धीरे, पता चला 5 5 सेकंड ले लिए, कुछ पेंडुलम ऐसे गए और 1 सेकंड में ही पूरा कर लिए। लेकिन वो पेंडुलम जो एग्जैक्टली 2 सेकंड लेता है, तो उसका चूंकि 2 सेकंड एक में ले रहा है, तो आधे में कितना लेगा, 1 सेकंड, तो हम टाइम मेजर कर सकते हैं आधे में बांट करके टाइम को। हम टाइम की जो नॉर्मल डेली लाइफ में टाइम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो इसीलिए वो पेंडुलम यूज में आता है। उस पेंडुलम को क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ठीक। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उससे रिलेटेड दायां बायां हमने सब देख लिया। ओके, ऐप पर जाइए, डाउनलोड करिए, पूरा पढ़ना है तो ऐप पर जाइए, मिनिमम अमाउंट 749 रुपीज़ में दे करके खत्म करिए, बिहार प्रीलिम्स निकालिए इस बार। ओके, और पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।